मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म, एपिलेप्सी, माइग्रेन, अर्थराइटिस, पार्किंसन, अल्जाइमर, सिज़ोफ्रेनिया, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लो लर्नर, डिस्लेक्सिया। ऐसी बहुत सी बीमारी है जिसका दवाइयों में कोई इलाज नहीं है। आज हम बात करते हैं ऑटिज़म के बारे में। हमारा नया रिसर्च बताता है कि 75% से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो सकते हैं। ऑटिस्टिक की बीमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट जिसको ऑटिज़म है वो तो 100% ठीक हो सकता है, और जो सीवियर ऑटिज़म है उसमें से मैं बोलूँगा 70% बच्चे ठीक हो सकते हैं। ऑटिज़म के बारे में 3 मिथ है जो कि सभी लोग मान रहे हैं कि ये सच है। पहला मिथ है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, जो कि गलत है। दूसरा मिथ है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो भी गलत है। तीसरा मिथ है कि ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, ये भी गलत है। ऑटिज़म एक डीप रूटेड एंजाइटी डिसऑर्डर है, नर्वस ब्रेकडाउन है। ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल ब्रेकडाउन है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, मगर हमने एक टेस्ट डेवलप किया है जिसको हमने नाम माइंड मैपिंग दिया है, कि जिसमें ये टेस्ट नॉर्मली माँ बाप का लिया जाता है, और ये टेस्ट में 50 से ज़्यादा कारण सामने आते हैं जिसके कारण ये बीमारी आती है। ये बीमारी बच्चे के पैदा होने के 3 साल के अंदर डिटेक्ट होती है, और ये बीमारी बच्चे की है ही नहीं। ये बीमारी माँ बाप की है, माँ बाप के कारण बच्चों को आती है। जब मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेस रहती है, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, परेशान रहती है, तो ये बीमारी आती है। अब ये परेशानी उसको हस्बैंड से भी आ सकती है, उसके ससुराल वालों से भी आ सकती है, पैसे की हार्डशिप भी हो सकती है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मगर परेशान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, स्ट्रेस रहना, दुखी रहना कंपलसरी है ये बीमारी को आने के लिए। अब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आ सकती है, या बच्चे के पैदा होने के पहले 3 साल के अंदर भी आ सकती है, जब माँ ब्रीस्ट फीडिंग करते करते डिस्टर्ब रहती है, या ब्रीस्ट फीडिंग में ही उसको कोई डिस्टर्बेंस रहता है करने के लिए। जब उसे ब्रीस्ट फीडिंग करने में परेशानी रहती है या नहीं कर पाती है तो भी बीमारी आती है, क्योंकि उसके सब नेगेटिव इमोशंस ब्रीस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे के अंदर जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी किसी का बच्चा डायग्नोज होता है ऑटिज़म का, इसका मतलब उसका पहला साइन उसको समझ में आता है कि ये बच्चा बात नहीं कर रहा है। इसके 3 निशानी है समझने के लिए कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। पहला है कि ये सोशल कांटेक्ट नहीं रखता, यानी लोगों से आँख नहीं मिलाता। दूसरा है कि ये बच्चा बात नहीं करता। तीसरा है कि ये बच्चा एकदम इमोशनली डेड बताता है अपने आप को, और कोई भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, कंसंट्रेशन इसका नहीं रहता है, और बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर रहता है। जैसे अगर इसको कोई गाड़ी दे जाए खेलने के लिए तो ये गाड़ी से नहीं खेलेगा, ये उसके एक पार्ट को ही देखता रहेगा। जब पेरेंट्स या दूसरे लोग बात करते हैं तब इसका ध्यान जरा भी नहीं रहता है उनकी बातों में। हाँ, जब उसका नाम लिया जाता है उस समय उसका फट से ध्यान आ जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे पास में जब स्पीच की तकलीफ होती है, जब बच्चा बोल नहीं पाता है, उसके लिए आते हैं। यानी वो लोग स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढते हैं या ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ढूंढते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। ये बीमारी में स्पीच थेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर ये मान लिया जाए कि ये बच्चा ठीक नहीं होएगा तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का इसमें रोल है। ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं और स्पेशल स्कूल में डालते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि स्पेशल स्कूल वही लोग चलाते हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक या ADHD होते हैं, और ऐसे पेरेंट्स जिसके खुद के बच्चे हैं ADHD, ऑटिज़म, और उसके भरोसे से आप अगर अपने बच्चों को दोगे तो ये बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे। पेरेंट्स का ज़्यादातर इंटरेस्ट इनका एकेडमिक का रहता है कि ये एकेडमिकली ठीक हो जावे, इनको बोलना, लिखना, पढ़ना आ जावे, इसलिए स्पेशल स्कूल वाले भी ज़्यादातर एकेडमिक पे फोकस करते हैं, जो कि एकदम गलत है। मेरे हिसाब से तो 15 साल के अंदर की उम्र के बच्चों को
कोई भी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहिए, और उनको जो चीज़ में मज़ा आता है वो उनको करने देना चाहिए। किसी को ड्राइंग में आता है, किसी को म्यूज़िक में आता है, किसी को टीवी देखने में आता है, जो भी बच्चे को मज़ा आवे उसको वो करने देना चाहिए। और 1 से 3 साल के अंदर ये बच्चे ठीक होते हैं। पहले साल के ट्रीटमेंट में भी 50% ज़्यादा बच्चों का इम्प्रूवमेंट होता है, मगर माँ बाप का फोकस ही गलत रहता है। माँ बाप का फोकस रहता है बस ये बोलना शुरू कर दे हुए यानी ठीक हो गया, जो कि गलत है। ये सबसे लास्ट में इसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले उसका इमोशन लाया जाता है, फिर उसका एक्सप्रेशन लाया जाता है, फिर उसका कंसंट्रेशन लाया जाता है, और लास्ट में उसके स्पीच पे दिखाया जाता है। तो माँ बाप गलत चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं। जितना भी गूगल में रिसर्च करोगे एक ही बात समझ में आएगी कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, जबकि ये सच है कि मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदी ले लो, कोई भी मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है। और ज़्यादातर रिसर्च ये फार्मा कंपनी वाले कराते हैं, ड्रग इंडस्ट्री वाले कराते हैं, इसलिए उनकी बातें ज़्यादा सुनने में आती है, इसका कोई इलाज नहीं। इसके इनिशियल ट्रीटमेंट में मदर का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा होता है। पहले उसकी एंग्जाइटी निकाली जाती है, उसका स्ट्रेस निकाला जाता है, और ये सब चीज़ बच्चों के सामने किया जाता है। तो जब बच्चा देखता है कि मेरी मदर नॉर्मल हो रही है तो वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स की पार्टनरशिप के अलावा ये बच्चों को ठीक करना नामुमकिन है। लोग बोलते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, शायद भगवान की ऐसी चाह थी, ये गलत है, ये पेरेंटिंग की फेलियर है। मैंने पिछले साल 200 से ज़्यादा बच्चों को देखा है, इनके पेरेंट्स से मिला हूँ, 3-3 घंटा स्पेंड किया है, और मैं 100% कन्विंस हूँ कि पेरेंट की एंग्जाइटी, पेरेंट्स का स्ट्रेस, पेरेंट का टेंशन, पेरेंट का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पेरेंट्स में डोमेस्टिक वायलेंस, ये इस सब मिलके ही बीमारी पैदा हो रही है। अभी देखते हैं कि पेरेंट्स में क्या चीज़ कॉमन रहता है कि ये बच्चे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। पेरेंट्स बड़े नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बड़े सीरियस रहते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रहता है, सफ़र कर रहे हैं, एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, बड़े डाउटिंग नेचर के रहते हैं, बड़े कन्फ्यूजन रहता है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है उनके अंदर, और उनकी भी पुरानी यादें बहुत ख़राब रहती है, और ये सब नेगेटिविटी बच्चे के अंदर जाती है। ऐसे पेरेंट्स बड़े डरे हुए रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, और पूरी प्रेगनेंसी में उनकी डिस्टर्ब रहती है। 10% में ऐसा भी देखा गया है कि जो औरत स्मोकिंग करती है, ड्रिंक्स लेती है, या ज़्यादा दवाई का सेवन करती है कोई भी दूसरी मेंटल इलनेस के कारण, तो ये बीमारी आती है। ऑटिज़म एक तरह की मेंटल इलनेस है, और इसमें ब्रेन का, न्यूरोलॉजी का कोई एसोसिएशन नहीं है, ये सब माइंड का ही सब गेम है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि आज की लैंग्वेज अगर बात करें तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बच्चे की हार्ड डिस्क फुल है, उसके अंदर बहुत वायरसेस है, सॉफ्टवेयर डैमेज है, और हमें उसकी हार्ड डिस्क या तो फॉर्मेट करनी पड़ेगी, या एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, या नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तो ये बच्चे ठीक होते हैं। इसमें समय बहुत लगता है, और ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये बीमारी लड़कों में ज़्यादा आती है लड़कियों के कंपैरिजन में, और ये बीमारी इतनी बढ़ रही है कि आज के दिन 2% से ज़्यादा बच्चे इससे अफेक्टेड है। डायग्नोसिस का कोई टेस्ट नहीं है, खाली बच्चे को देख के समझ आ जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है, ये अपनी बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, ये अपने वर्ल्ड में है। ऑटिज्म के साइंस होते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर आंखों से आंख नहीं मिलाता है, दूसरे लोग जो बात करते हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, और अपने ही वर्ल्ड में रहता है। करीबन 2% बच्चे आज के दिन ऑटिस्टिक पैदा हो रहे हैं। अब इसकी डिग्री अलग अलग होती है, किसी की माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। इसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि कोई सही आदमी मिल जाए इसको ट्रीट करने के लिए, और ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा देखने के लिए। और मेरे पास अगर कोई आते हैं तो मैं 10 घंटे में उनको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। अगर माँ बाप प्लानिंग करके बच्चा पैदा करे तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। माँ जब एकदम शांत हो, एकदम खुशी हो, और घर में बड़ी शांति हो और बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे स्टेज पे ही बच्चे को पैदा करना चाहिए। अगर कोई भी तरह की परेशानी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए। और मदर अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा दवाई खा रही है,
तो ये बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए। बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है। अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज के दिन 1 लाख US$ करीब 1 साल के खर्चे आते हैं और 3 से 5 साल लगता है। और इतना खर्चा करने के बाद में भी वो लोग खाली 5% बच्चों को ठीक करने में सक्षम हुए हैं। मैंने भी इसको इंडिया में ट्रीटमेंट चालू किया है। करीब इसका 50 से 60 लाख साल का खर्चा आता है और 2 से 3 साल में बच्चे ठीक होते हैं। ये बीमारी, अगर आपको कोई सही आदमी नहीं मिले तो ये बीमारी ठीक होने जैसी नहीं है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बड़े होने के साथ में उसकी जिद बढ़ती है, उसमें ताकत बढ़ती है, तो वायलेंस बढ़ता है और उसके सेक्सुअल डिज़ायर जो आते हैं उसमें वो आजू बाजू से छेड़खानी करना, एम्बेरसमेंट क्रिएट करता है फैमिली के लिए, सोसाइटी वाले के लिए बड़ा न्यूसेंस हो जाता है और पेरेंट्स की लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है। और क्योंकि बच्चे की ताकत बढ़ती है और पेरेंट्स की ताकत कमती होती है, इसलिए उसको एक अटेंडेंट रखना पड़ता है कि कोई इसको संभाल सके, उसको कंट्रोल कर सके। हाँ, जैसे कहा जाता है कि हर बच्चा गिफ्टेड बच्चा है, कुछ तो कुछ टैलेंट हर इंसान में है और एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वांटेड इन दिस वर्ल्ड। तो उसके पास में भी कोई स्पेशल स्किल है। अगर वो स्किल को अगर बचपन से फोकस किया जाए, जैसे कि ड्राइंग है, म्यूज़िक है, डांस है, तो वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकता है। आज के दिन इनिशियल ट्रीटमेंट पेरेंट्स का ही होता है, मगर ये ट्रीटमेंट बच्चों के सामने किया जाता है ताकि वो बच्चा भी देखे कि मदर शांत हो रही है, पेशेंस आ रहा है, धैर्य आ रहा है, फॉरगिवनेस आ रही है। और उसके जब बच्चों के सामने मदर का ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ साथ में बच्चा भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। मैं लास्ट में एक बार फिर से ये बोलूँगा, माँ बाप होप मत लूज़ करो। ऑटिस्टिक बच्चे ठीक होते हैं, गूगल पे मत विश्वास करो और कोई भी दवा में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट स्ट्रेस के कारण आई है, ये ट्रीटमेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये बीमारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये बीमारी नर्वस ब्रेकडाउन है और इसको ठीक किया जा सकता है, मगर समय बहुत लगता है इसको ठीक करने के लिए और ये बीमारी ठीक होती है। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू।